हेलो फ्रेंड्स, MPPSC जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय इससे संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था और उसका विकास। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसके तहत किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही अपना शासन स्वयं के द्वारा संचालित करते हैं। अर्थात क्षेत्रीय या किसी एरिया में वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वह वहाँ पे अपने विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभाएं और वहाँ पे कौन सा क्षेत्र या कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है उससे संबंधित नीतियों को वो क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसी व्यवस्था को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ऐड करा है हेनरी फ्यूल का। इसमें विकेंद्रीकरण का अर्थ बताया है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर के लोगों के महत्व में वृद्धि होती है क्योंकि सत्ता की शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। अर्थात वे नीति निर्माण और आदि चीज़ों में अपना योगदान दे सके कि वहाँ पे कौन सी नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं और उसमें वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उसके अलावा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की विकास की बात की जाए तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह बहुत प्राचीन काल से हम देखी जा सकती है। जैसे भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतें किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है, जिससे बहुत पुरानी एक पंच परमेश्वर की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द है पंचायतन और जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। उसके बाद हम आगे बात की जाए तो पंचायत जैसे वैदिक युग में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। उसके अलावा ये ग्राम संस्थाओं का उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में भी मिलता है। उसके अलावा मौर्य काल में भी मिलता है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य काल में प्रचलित ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उसके अलावा हम गुप्ता काल में ग्राम प्रशासन के लिए 5 सदस्यीय समितियों की स्थापना की गई थी, उनको भी देखते हैं। उसके बाद जो व्यवस्थित रूप है भारत में स्थानीय स्वशासन वो चोलों की देन माना जाता है। चोल साम्राज्य जो कि संगमकालीन साम्राज्य था, जो 3री से 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में देखा गया था और बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय ने इसका पुनर्स्थापित वापस किया था। चोल साम्राज्य जिसको आप प्राचीन एशियन हिस्ट्री में देख सकते हैं, वहाँ पे स्थानीय स्वशासन एक व्यवस्थित रूप में देखा गया, जहाँ पे ग्राम स्तर पर सभा व ऊर नामक संस्थाएं विद्यमान थी। उसके अलावा नगर स्तर पर नाडू नामक एक संस्था विद्यमान थी जो स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अब हम आगे बात करते हैं वर्तमान की, क्योंकि भारत का मुगल कालीन और ये जो दिल्ली सल्तनत है इस टाइम पे केंद्रीकरण बहुत अधिक हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था पर बहुत जोर दिया गया था, तो स्थानीय स्वशासन हमें वहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद ब्रिटिश काल में ही लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के समय हम स्थानीय विकेंद्रीकरण कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि वहाँ पे उनकी शुरुआत हुई। जैसे लॉर्ड मेयो, इसमें 1872 में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण अर्थात स्थानीय लेवल पर जैसे छोटे दुकानदार उद्यमी की ये अपना पूंजी निवेश कर सकते थे, उनको स्वायत्त एक छूट दी गई थी कि वो कहाँ पे अपना पूंजी निवेश कर सकते हैं। और उसके अलावा हम स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्थित रूप से देखा गया था वो लॉर्ड रिपन के समय, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ही इसी का काल माना जाता है, लॉर्ड रिपन का 1882। उसके बाद स्वतंत्रता उपरांत विकेंद्रीकरण का व्यापक स्वरूप महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को विकेंद्रीकरण का आधार बनाया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था, वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य इसका विकेंद्रीकरण हो। और हम ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत गाँव में बसता है, अतः गाँवों के उत्थान पर ही भारत का उत्थान संभव है। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ अलग कोटेशन देख सकते हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी ने कहा था, यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा।
उसके अलावा एक पंडित नेहरू जी का अलग कोटेशन है जिसमें कहा गया है उन्होंने, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही भली है। अर्थात इन्होंने यहाँ पे पंचायतों की शक्ति को विस्तृत करने के लिए बल दिया है। अब हम अलग बात करते हैं अनुच्छेद 14। प्रारंभ में नीति निर्देशक तत्व जिसमें अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई थी, और राज्य इसमें कहा गया था कि राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अर्थात यहाँ पे जो स्थानीय क्षेत्र वहाँ पे उनको शक्तियाँ और उनको कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए हमने इसे नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में, इसमें अनुच्छेद 40 जो कि गांधीवादी अनुच्छेद माना जाता है और उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई। उसके बाद हम स्वतंत्रता उपरांत हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण की दिशा में जो प्रयास किए गए, जैसे प्रथम प्रयास 2 अक्टूबर 1952 को यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण प्रदान करना, परंतु यह पूर्णतः असफल रहा है। उसके बाद 1953 में ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसकी भी शुरुआत की गई थी, परंतु यह भी असफल रहा। उसके उपरांत जो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, इनकी जांच के लिए और इनसे संबंधित समितियों का गठन किया गया और इनको सिफारिशें देने के लिए कहा गया कि आखिर ये असफल क्यों रहे। तो इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि पंचायती राज का जो व्यवस्थित रूप जो वर्तमान में भी प्रचलित है उसका स्वरूप यहीं से लिया गया और इन्होंने 1957 में यह समिति गठित की गई थी और 1958 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सन 1952 में 2 अक्टूबर को पहला पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके अलावा कुछ अन्य समितियां जैसे अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद JVK राव समिति 1985 में, उसके अलावा एक अन्य समिति है LM संघवी समिति जो कि 1986 की है, उसके अलावा PK थुंगन समिति 1988। इन समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम उनको आगे पढ़ेंगे। अब उसके पहले हम कुछ मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन इससे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, अब सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व स्थानीय स्वशासन का किस रूप में विद्यमान था। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सबसे पहला है महाकौशल क्षेत्र। यहाँ पे 1920 में मध्य प्रांत और बरार ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे पंचायती अधिनियम लागू किया गया था। ये महाकौशल क्षेत्र और बरार क्षेत्र, इसमें 1920 में 1920 में ग्रामीण पंचायती अधिनियम लागू किया गया था। उसके अलावा हम बात करते हैं मध्य भारत क्षेत्र, जिसमें इंदौर और ये ग्वालियर क्षेत्र भी इसमें आता है। इसमें सन 1929 से इंदौर और ग्वालियर साथ में नरसिंहगढ़ में पंचायती राज की स्थापित किया गया था। उसके अलावा हम देखते हैं विंध्य प्रदेश। अब बात करें विंध्य प्रदेश की, इसमें सन 1948 में विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और यहाँ पर 1949 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में सन 1947 में ग्राम पंचायत स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ये स्थानीय प्रशासन में क्या क्या शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए सर्वप्रथम 1957 में काशी प्रसाद पांडे, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, IMP इसको आप याद रखिएगा। फिर 1957 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक गठित समिति जिन्होंने रिपोर्ट सन 1958 में दी थी
और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम पंचायत राज अधिनियम है 1962 का, इसको लागू किया गया था। और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1965 में चुनाव संपन्न भी किए गए थे इसी के आधार पर। उसके अलावा मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश सन 1981 1981 में एक अध्यादेश पारित किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन, क्योंकि आपको पता है 73rd संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकाय इनको संविधान का दर्जा मतलब संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। और इसी के तहत मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया था, जिसको राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी 1994 को अनुमति दी गई थी और साथ में 25 जनवरी 1994 इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू करने की तिथि है 25 जनवरी 1994। ये महत्वपूर्ण तारीख है, इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन, इसके क्या क्या प्रावधान किए गए थे और इसके तहत कितने स्तर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और इसको कब विधानसभा में पारित किया गया, हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अब हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया था। सबसे पहले 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया। उसके अलावा 24 जनवरी 1993 को राज्यपाल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, तो यह विधेयक ने अधिनियम का रूप धारण कर लिया गया था। जब स्टार्टिंग में हम विधेयक रखते हैं अर्थात ड्राफ्ट, जब वो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता तो वो अधिनियम का रूप धारण कर लेता, और उसके बाद 25 जनवरी 1993 को यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 25 जनवरी 1993 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। उसके बाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब हम उनको डिटेल्स में देख लेते हैं। जो प्रमुख संशोधन, जैसे प्रथम संशोधन सितंबर 1994 में किया गया था। इसमें संयोजन प्रथा को समाप्त कर ग्राम सभा की मासिक बैठकों की अनुशंसा को बाध्यकारी बना दिया गया था। मतलब जो ग्राम सभा की उनकी मासिक बैठकें वो अनिवार्य रूप से होगी, इसके लिए उनको बाध्यकारी किया गया। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय संशोधन, जो कि दिसंबर 1994 में हुआ था। यहाँ पर जनपद तथा जिला पंचायतों को उनकी स्थायी समितियों की संख्या एवं विषयी परिवर्तन के आधार दिए गए, अर्थात वे जो स्थायी समितियाँ उसकी मेंबरों की संख्या वो सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ में वो उनका विषय उसको भी वो परिवर्तन कर सकते हैं, यह अधिकार उनको दिया गया। उसके अलावा जो जिला एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं उन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया द्वितीय संशोधन के द्वारा। उसके बाद इसमें तृतीय संशोधन किया गया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में सन दिसंबर 1995 में। इसमें ग्राम सभा की बैठकों को अनिवार्य किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ संशोधन की, जो कि दिसंबर 1996 में हुआ। इसमें पंचायत संबंधी चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया और पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किए गए। उसके अलावा हम पांचवा संशोधन देखते हैं, जो कि 26 जनवरी 2001, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इसका नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कर दिया गया। अब वर्तमान में जो हम नाम देखते हैं वो है मध्य प्रदेश पंचायत राज, और जो पूर्व में स्टार्टिंग में था वो था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो ये महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी 2001 को इसका नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश पंचायत राज कर दिया गया। इसके अलावा हम आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो पंचायती राज अधिनियम में लागू किया गया। जब पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, जब इसमें 1/3 सदस्य इनका महिला होना अनिवार्य था, मतलब इनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी। परंतु जब 30 मार्च 2007 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, अर्थात अब जितने भी जो सदस्य होंगे उसमें 50%
महिला सदस्य होना अनिवार्य है और यह प्रावधान 30 मार्च 2007 से किया गया। उसके अलावा ये प्रावधान लागू करने में सबसे पहले इसको पूरे भारत में बिहार में लागू किया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में उसने सेकेंड नंबर पे ये लागू किया गया था कि 50% आरक्षण देना महिलाओं को। अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993, इसके क्या क्या प्रावधान है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत, वही जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये 3 पंचायतें अलग अलग स्तर पर गठित की जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ऐसा गांव जहां पर 1000 से अधिक जनसंख्या हो, मतलब ऐसे गांव जिसमें 1000 से अधिक की जनसंख्या हो, वहाँ पे हम ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। और वहाँ पे जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 10, मतलब न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकेंगे इस ग्राम पंचायत के सदस्य। और जो यहाँ के मुखिया सरपंच व सदस्य पंच, इनको प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, मतलब ये प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा चुने जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे उप सरपंच का भी प्रावधान किया गया है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के द्वारा चुना जाता है। हम पंचायतों की संख्या की बात की जाए, जो वर्तमान 2020 का आंकड़ा है, अभी मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है 22,812। और हम ग्राम पंचायत के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। वैसे तो जो 73rd अधिनियम है उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, जिसके तहत 29 विषय जोड़े गए। अर्थात मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 29 विषय पर कार्य कर सकती है। और हमने अभी यहाँ पे कुछ मुख्य कार्य उल्लेखित किए, जैसे गांव की सफाई, पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, आंगनवाड़ियों का संचालन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित किए जाएंगे ऐसे कार्य। और यहाँ पे जो मुख्य है वो है 1000 से अधिक जनसंख्या, 10 से 20 सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। और पंचायतों की संख्या जो कि 22,812 है। अब हम बात करते हैं जनपद पंचायत की। अब ये खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। और ये ऐसे विकासखंड क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक है, वहाँ पे हम जनपद पंचायत का गठन करेंगे। और इनकी जो सदस्य की संख्या है वो 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकती है। यहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव है, जो ये सदस्य है, यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे, जबकि यहाँ पे जो अध्यक्ष है एवं उपाध्यक्ष है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा और इनका चुनाव ये जो सदस्य होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। और जो जनपद पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी, जो जनपद पंचायत का जो सचिव होता है वह खंड विकास अधिकारी अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत का गठन 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 10 न्यूनतम और अधिकतम 35 हो सकती है। जिला पंचायत के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। वहीं जो यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, इनको निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होगा। सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। वहीं जो अध्यक्ष हैं एवं उपाध्यक्ष हैं, इनको जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक व सांसद इसके पदेन सदस्य होंगे जिला पंचायत के। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिला पंचायतें हैं। और जो यहाँ का सचिव है वह मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी होता है। अब हम एक महत्वपूर्ण देखते हैं ग्राम न्यायालय। ग्रामीण स्तर पर न्यायालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय अधिनियम सन 1996 पारित किया गया था। और इसी के तहत 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय जो कि झातला नीमच जिले में स्थापित की गई थी।
अर्थात मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम जो कि 1996 था, इसी के तहत 26 जनवरी 2001 को ग्राम पंचायत झातला में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके अलावा सन 2009 में भारत सरकार के द्वारा बैरसिया भोपाल में भी ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये जो स्थापना की गई थी वो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा की गई थी। अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी वह ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में की गई थी। वही हम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के द्वारा सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996, इसके तहत 26 जनवरी 2001 को झातला जो कि नीमच जिले में स्थित है वहाँ पे ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब हम ग्राम न्यायालय से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं में की ये सुनवाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम संरचना की बात की जाए ग्राम न्यायालय की, तो ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश या न्यायाधिकारी होते हैं, और न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकारों के द्वारा उच्च न्यायालय की समिति से की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम सन 1956 को पारित किया था, परंतु हमको पता है कि भारत में 1957 में बलवंत मेहता समिति, इन्होंने पंचायती राज व नगरीय निकाय से संबंधित कुछ सिफारिशें दी गई थी। तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भी 1957 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, और इन्होंने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो कि 1961 में पारित किया गया था। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के बाद जो 74 संविधान संशोधन है 1992, इसके द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसी को क्रियान्वयन करने हेतु मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया गया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई थी। अब हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की व्यवस्था देख लेते हैं कि किस आधार पर यहाँ पे नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई है। तो वर्तमान में जो नगरीय व्यवस्था है वो त्रिस्तर की है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद इनका उल्लेख किया गया। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं नगर निगम की। तो ये ऐसे महानगर या मेट्रो सिटी, अर्थात मध्य प्रदेश में जो नगर निगम घोषित किए गए उनके लिए हमने यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की गई है। अभी वर्तमान में 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे नगर निगम स्थापित है। उसके अलावा सन 2018-19 में 2 अन्य नगर निगमों को स्वीकृति दी गई है, बाकी अभी इनको लागू नहीं किया गया है, जिसमें एक है भिंड और दूसरा है दतिया। इन दोनों को नगर निगम बनने के बाद यहाँ पे भी नगर निगम जैसी ये व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नगर पालिका और फिर नगर परिषद। इसके पहले हम सबसे पहले नगर निगम को अच्छे से देख लेते हैं। जैसे नगर निगम, यह 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में के लिए स्थापित की गई है। यहाँ पे सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम 70 है, और राज्य सरकार के द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और उस क्षेत्र के विधायक तथा सांसद नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। उसके अलावा नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है, अर्थात जो महापौर का पद का प्रावधान किया गया है, वो जो सदस्य है, यहाँ के जो पार्षद है, वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और जो स्पीकर है वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अर्थात यहाँ के जो अध्यक्ष हैं अर्थात महापौर, और जो सदस्य हैं अर्थात पार्षद, यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वहीं जो स्पीकर
वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नगर निगम की एक खुद की मेयर इन काउंसिल होती है, मेयर इन काउंसिल। इसी के रूप से यह नगर निगम अपना स्थानीय स्वशासन को नियंत्रण एवं संचालित करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है और सदस्य यहाँ के पार्षद होते हैं। उसके अलावा इसमें एक स्पीकर होता है जिसको पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसके अलावा यहाँ का एक कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है और 2 प्रस्तावित है जो जल्द ही नगर निगम बन जाएंगे, भिंड और दतिया। इसके बाद हम नगर पालिका की बात करते हैं जो कि 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए नगर पालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 40 हो सकती है। उसके अलावा सरकार के द्वारा मनोनीत 4 विशेषज्ञ सदस्य एवं उस क्षेत्र का सांसद और विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, जबकि जो उपाध्यक्ष पार्षदों के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख कार्यपालन अधिकारी है वह मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होता है और जो वर्तमान में नगर पालिका की संख्या वो है 99। इसके पूर्व 98 थी, परंतु ये 2020 का लेटेस्ट डाटा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या 99 है। अब हम बात करते हैं नगर परिषद की। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र जो गांव से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात ये संक्रमणशील क्षेत्र, हम बात कर संक्रमणशील क्षेत्र, अर्थात ये क्षेत्र में है तो छोटे कस्बे परंतु ये बहुत विकसित हो चुके हैं। अर्थात ये जो गांव से नगर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ के जो लोगों के शिक्षा का स्तर है वो शहरों की तरह विकसित हो चुका है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हम यहाँ पर नगर परिषद का गठन करते हैं और यह 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। यहाँ के जो सदस्य की संख्या वो न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 40 हो सकती है और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर 2 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है एवं संबंधित क्षेत्र के विधायक नगर परिषद के प्रदेश सदस्य होते हैं। और हम अधिकतर देख चुके हैं कि जितने भी परिषदें हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो पार्षद हैं पहले वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते थे, परंतु नगर परिषद में जो अध्यक्ष है और जो पार्षद यह तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, परंतु जो उपाध्यक्ष है पार्षदों के द्वारा निर्वाचित होता है। और वर्तमान में जो नगर परिषदों की संख्या है वह 293, ये वर्तमान अपडेट है 2020 के अकॉर्डिंग। वर्तमान में 293 नगर परिषदें हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं नगरीय प्रशासन से संबंधित। जिसे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नगर निगम का गठन जबलपुर में हुआ था 1864 में। उसके बाद प्रथम नगर पालिका की बात की है तो मध्य प्रदेश में दतिया में सन 1907 में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। प्रथम नगर निगम जबलपुर, वही प्रथम नगर पालिका दतिया में स्थापित की गई थी। उसके अलावा एक अन्य संस्था प्रचलित थी मध्य प्रदेश में, मजलिस-ए-इंतजामिया। यह मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था थी जो वर्ष 1907 में गठित की गई थी। उसके अलावा हम ग्वालियर नगर निगम की बात की जाए तो इसका गठन 1887 में किया गया था। भोपाल नगर निगम, भोपाल में इसका गठन 1983 में किया गया था, क्योंकि 1982 में भोपाल को जिला बनाया गया था। 26 नवंबर 1982 को भोपाल को जिला बनाया गया था, क्योंकि इसके पूर्व यह सीहोर जिले की एक तहसील मात्र थी, परंतु जब इसे जिला घोषित किया गया था तो उसके बाद इसे सन 1983 में नगर निगम भी घोषित किया गया था 1983 में। उसके बाद प्रथम किन्नर महापौर कटनी नगर निगम में कमला जान थी।
अतः मध्य प्रदेश में प्रथम किन्नर जो कि महापौर के पद पर निर्वाचित हुए थे वो थी कमला जान, जो कि सन 1999 से 2000 के मध्य थी। उसके बाद हम